हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम हमारे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 96 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के पेपर हल कर रहे हैं। हमने 8 सितंबर 2017 के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर स्टार्ट किया था और इस पेपर के हम ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुके हैं, अर्थात प्रैक्टिस सेट 93, 94 और 95। ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप ये तीनों प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 96 से। ठीक है ना। 93 और 94 वाले प्रैक्टिस सेट में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया था, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। ठीक है, और 95 में हमने इसका अगला जो भाग है वो क्लियर किया था, मैथमेटिकल क्वेश्चंस जिसमें रहते हैं। उसके 15 क्वेश्चन हम 95 वाले सेट में कर चुके हैं और बाकी के 15 जो है आज के सेट में अर्थात 96 में हम कंप्लीट करेंगे। एक और ख़ास बात कि देखिए, हम आपको जो है वो ओरिजिनल जो ओल्ड पेपर है वही करवा रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइड से ही हमने ये पेपर लिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 8 सितंबर का पेपर है। हम अदर चैनल की तरह कोई अपने हिसाब से प्रश्न नहीं करवा रहे हैं, अतः ये प्रश्न जो भी है ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके हाथ में, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। हमारे चैनल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चैनल जो है वो आपको वही पेपर करवा रहा है जो पेपर ऑलरेडी एग्ज़ाम में आता है। जैसा कि हमने करवाया है ऐसा कोई नहीं करवा रहा है। तो चलते हैं, हम हमारा वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और एक और ख़ास बात कि यदि आपके फ़ोन में क्वालिटी सही नहीं आ रही है वीडियो की, तो आप अपने क्वालिटी वाले ऑप्शन में जाकर अच्छी क्वालिटी जो है वो चूज़ कीजिए। उसके बाद आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। हमारे द्वारा हम अच्छे सॉफ्टवेयर में इसको वीडियो को बना रहे हैं। उसके अलावा और भी जो कुछ इसमें कमियां अगर आपको दिखाई देती है वीडियो में तो आप हमें बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगती है वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि जितने व्यूज़ आ रहे हैं कम से कम उतने लाइक्स और उतने कमेंट्स तो होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक कमेंट तो कर ही सकता है कि सर ये वीडियो अच्छी है, या मैं वीडियो के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ तो आप वो क्वेश्चन के आंसर भी कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि आप प्रत्येक प्रश्न को देखने के बाद वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को अपने स्तर पर हल कीजिए। उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए, आप अपने आंसर से हमारे आंसर को मैच कीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। हमारा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन 100% हो। एक और ख़ास बात कि ये सिर्फ एमपी पुलिस के लिए नहीं बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग और जीके तो आता ही है। ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम एमपी पुलिस की नहीं कर रहे हैं, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या हम रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो पेपर है ये मैं एमपी पुलिस के जो ओल्ड पेपर है उसमें से लेके आया हूँ, लेकिन इसमें जो सिलेबस है वो तो वही है, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। तो ये सब जगह आपको काम देगा। ठीक है ना। तो आप हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, देखिए 15 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था, अर्थात 15 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 16 से 30 तक के प्रश्न करेंगे। तो 70 तैराकों के समूह में यदि 10 लोग दोनों बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल जानते हैं, 20 केवल पीठ केवल तैरना जानते हैं, 35 फ्री स्टाइल जानते हैं, तो कितने तैराक बेस्ट स्ट्रोक जानते हैं? हमको केवल बेस्ट स्ट्रोक वाले तैराक निकालने हैं। ठीक है, तो केवल बेस्ट स्ट्रोक वाले तैराक निकालने हैं। और यहाँ पे 10 तैराक जो है वो बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल दोनों के हैं, मिक्स करके दे रखे हैं। तो और 20 जो है वो केवल पीठ के बल तैरना जानते हैं। तो 20 जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है ना। ये फ्री रूप से अलग से दे रखे हैं, पीठ के बल तैरना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 में से 20 घटा देंगे, तो 50 जो बचेंगे वो कौन से बचेंगे? वो हमारे पास बेस्ट स्ट्रोक वाले बचेंगे और फ्री स्टाइल वाले बचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 ही तो कैटेगरी दे रखी है, एक जो है वो पीठ के बल तैरना जानता है, एक बेस्ट स्ट्रोक जानता है और एक फ्री स्टाइल जानता है। तो पीठ के बल वाले को हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचेंगे बेस्ट स्ट्रोक वाले और फ्री स्टाइल वाले। तो इनके हम क्या कर देते हैं, एक वेन आरेख बना लेते हैं। बेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल को एफ से दर्शाते हैं और बेस्ट स्ट्रोक को बी से दर्शाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 जो है वो दोनों जानते हैं, बेस्ट स्ट्रोक भी जानते हैं और फ्री स्टाइल, मतलब 10 जो है वो कॉमन आएंगे, कॉमन ले लिया। और 35 जो है वो फ्री स्टाइल जानते हैं। तो फ्री स्टाइल का जो गोला है इसमें टोटल कितना होना चाहिए, 35। तो 35 में से 10 तो ऑलरेडी है,
तो यहाँ कितने आने चाहिए, 25 और आने चाहिए, ठीक है ना। फ्री स्टाइल जानते हैं, देखिए अगर यहाँ लिखा होता कि केवल फ्री स्टाइल जानते हैं तो केवल वाला जो है वो यहाँ पे हम 35 कर देते। उसने उन्होंने बोला है कि फ्री स्टाइल जानते, तो फ्री स्टाइल में वो इसमें भी आ सकते हैं और कॉमन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों का योग 35 कर लिया हमने, ठीक है ना। अब टोटल कितने हैं अपने पास, 50 है। 50 में से 35 जो है वो अलग अलग वेन आरेख में भर लिए, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा हमारे पास, तो हम 50 में से क्या कर लेंगे, 35 को घटा लेंगे, यहाँ आएगा हमारे पास 15, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कितने तैराक बेस्ट स्ट्रोक जानते हैं, तो बेस्ट स्ट्रोक का जो वेन आरेख है उसमें टोटल कितने हो रहे हैं, 15 और 10, तो कितने जानते हैं, 25 तैराक जो है वो बेस्ट स्ट्रोक जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है। दोनों इस कार्य को 6000 रुपये के लिए करते हैं। सी की सहायता से वे इस कार्य को 6 दिनों में पूरा करने में सक्षम है, तो ए का हिस्सा कितना है, हमको निकालना है ए का हिस्सा। देखिए इसको भी आप आपके अपने स्तर पर करने का पहले प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हमारा आंसर मिलाइएगा। तो मैं आपको इसको करने की एक संक्षिप्त विधि ही बता देता हूँ। इसमें क्या है, 6000 रुपये में कार्य लिया गया है। अब अगर ए अकेला इस कार्य को करेगा, हम ए पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए का ही मान निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए अकेला कार्य करेगा तो कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। मतलब ए 12 दिनों में कितने कमा सकता है, 6000 कमा सकता है। तो एक दिन में कितने कमाएगा, तो 12 का 6000 में भाग दे देंगे, तो 12 पंजे 60। एक दिन के उसको चाहिए 500 रुपये, ठीक है ना। अब 6 दिनों में उन्होंने काम किया है, मतलब 6 दिनों तक ए ने काम किया है, तो 6 दिनों का पेमेंट कर देते हैं ए को, तो 6 का 500 में गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30, 3000 रुपये हमारा आंसर, ठीक है ना। आप अपने विधि द्वारा भी करके देखिएगा, यही उत्तर आएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सूची कीमत की 20% की छूट पर राम ने सामान खरीदा। वो उन्हें ऐसे मूल्य से अंकित करता है जिससे कि वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे पाए, फिर भी विक्रय मूल्य पर वह 20% का लाभ बनाता है। सूची कीमत का कितना प्रतिशत अंकित मूल्य है, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल है कि वह 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो हमको खाली अंकित मूल्य निकालना है। इसको आप अपने स्तर पर करके मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर मैं आपसे कमेंट में देखना चाहता हूँ। अगर आप नहीं भी कर पाओ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा या आपको कमेंट में ही समझा दूंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। संपूर्ण वर्ष के लिए एक परिवार का औसत व्यय 30,000 रुपये है। पहले 6 महीने का औसत व्यय 28,000 रुपये है, तो अंतिम 6 महीनों का के दौरान परिवार का औसत व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने अर्थात दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले 6 महीने में कितना आ रहा है, औसत से 2000 कम आ रहा है ना, औसत से 2000 कम ही तो है 28,000, ठीक है ना। तो अगले 6 महीने में बैलेंस करने के लिए हमको कितना चाहिए, 2000 ज़्यादा चाहिए, तो 30,000 में 2000 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 32,000 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप विधि पूर्वक भी करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, एक कक्षा की औसत आयु 12 है। यदि पियानो शिक्षक की आयु भी सम्मिलित की जाए तो औसत आयु 13 हो जाती है, ठीक है ना। यदि पियानो शिक्षक और भूगोल शिक्षक की आयु जो कि 38 वर्षीय है को भी सम्मिलित की जाए तो औसत आयु एक और बढ़ जाती है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर आपको कक्षा की औसत आयु दे रखी है और उसके बाद 2 कंडीशन दे रखी है। एक पियानो शिक्षक को सम्मिलित करोगे तो औसत आयु 13 हो जाएगी, और भूगोल शिक्षक और पियानो शिक्षक दोनों को सम्मिलित करोगे तो औसत आयु एक और बढ़ जाएगी अर्थात 14 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी आप इक्वेशन बना के या औसत के फॉर्मूले से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके लिए होमवर्क रहा, इसको भी आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर नहीं हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करके बता दूंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको भी आप कर सकते हो लेकिन मैं इसको संक्षेप में आपको करना सिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो माइनस का है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और ये 35-87 जो है वो प्लस का है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो संक्षेप में अगर देखे जाए तो इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगी, माइनस का 35-87 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ और अलग अलग घटाने से बढ़िया साथ में ही ये चारों जोड़ घटाव कर लेंगे। कैसे कि दोनों प्लस प्लस वालों को जोड़ के
इन दोनों माइनस माइनस वालों में से घटा लेते हैं। कैसे? जैसे कि ये 4th पीछे से घटाना शुरू करते हैं, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, 1 और 7 8। तो हमको क्या करना है? 7 में से 8 घटाना है। 7 में से 8 घट नहीं सकता, तो हमको क्या चाहिए? यहाँ हासिल चाहिए। हासिल 1 लगा लेते हैं। हासिल इन दोनों में से आप कहीं से भी ले सकते हो। हमने इस 7 में से हासिल ले लिया, तो यहाँ बच गया 6। अब 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है ना। अब फिर थर्ड वाला जोड़ लेते हैं, 9 और, वैसे तो यहाँ 7 था लेकिन एक हासिल चला गया तो 6 ही बचा। 9 और 6 15, 15 दोनों को जोड़ लिया। फिर इसके थर्ड अंक को जोड़ लेते हैं, 5 और 8 13, तो -13। 15 में से 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 1 और 8 9, 9 में से क्या घटाएंगे? 9 और 5 14 घटाएंगे, -14। यहाँ पे भी वही परिस्थिति बन रही है, 9 में से 14 नहीं घटेगा, एक हासिल चाहिए, तो एक हासिल ले लेते हैं। 6 की जगह यहाँ क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। एक हासिल यहाँ दे देते हैं, तो 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ फर्स्ट वाला ही बचा है, 2 और 5 7, तो ये 7। 7 में से क्या घटाएंगे? 1 और 3 4 घटाएंगे, 7 माइनस 4 कितने हो जाते हैं? 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 35 29। 35 29 अर्थात सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है। आप इसको अलग अलग जोड़ के और घटा के भी कर सकते हैं। मैंने आपको इसलिए ये विधि बताई क्योंकि इससे आप संक्षेप में आंसर ला सकेंगे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है, 6 वर्ष पश्चात एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष पूर्व जो वो अपने पुत्र से 9 गुना बड़े थे, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको आप चाहे तो XY मान के भी कर सकते हैं, और इसको चाहे तो आप ऑप्शन सपोज करके भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपके लिए होमवर्क रहा, और इसका भी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। आप अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर दे दूँगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। मई के महीने में सागर ने दूध की एक थैली 10.50 रुपये में खरीदी, 1 लीटर तेल 35 रुपये में, 1 किलो सफाई पाउडर 26 रुपये में। जून के महीने में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन हो गया, उसने दूध के लिए 1 रुपये कम दिए, तेल के लिए 38 रुपये प्रति लीटर और सफाई पाउडर के लिए 4 रुपये अधिक दिए। जून और मई के उसके भुगतान में कितना अंतर था? तो हमको सिर्फ अंतर निकालना है। तो जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाया था, तो हम क्या करेंगे? सभी का यानी कि दूध की थैली एक एक करके निकालेंगे। दूध की थैली का अंतर अलग से कर लेंगे, तेल का अंतर अलग से कर लेंगे, और सफाई पाउडर का अंतर अलग से कर लेंगे। तो चलिए, दूध की थैली का अंतर क्या दे रखा है? मई में उसने 10.50 में लिया, और जून में उसने दूध के लिए 1 रुपये कम दिए। कम दिए मतलब माइनस का 1 आ गया अंतर। यहाँ प्राइस नहीं दे रखा है लेकिन अंतर दे रखा है, तो 1 रुपया कम यानी -1। फिर तेल जो है वो उसने 35 रुपये में ख़रीदा था, और यहाँ तेल कितने में ख़रीदा है? 38 रुपये में, अर्थात कितने दिए? उसने 3 रुपये ज़्यादा दिए, तो +3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर सफाई पाउडर 26 रुपये में ख़रीदा, और यहाँ सफाई पाउडर के लिए उसने 4 रुपये अधिक दिए। 4 रुपये अधिक मतलब +4 दिए, तो कितना अंतर आया है? 4 और 3 7, 7 में से 1 घटा लेंगे 6 रुपये अधिक, तो 6 रुपये अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कितनी बार 5 8 9 को 43 से विभाजित किया जाए जिससे कि शेषफल 43 से कम हो? मतलब 5 8 9 में अपने को क्या करना है? 43 का भाग देना है, 43 से भाग देना है। पूरा भाग कितनी बार चला जाता है, उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ दीजिएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का भी जो है मुझे आप कमेंट सेशन में आंसर दे दीजिएगा। ये तो बहुत सरल है, भाग देना तो सभी को आता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा? तो चलिए, ये तो बहुत सरल है क्योंकि यहाँ पर अनुपात दे रखा है 3:4। ठीक है ना। तो इनका योगफल निकालना है हमको। वैसे तो आप चाहे तो इन दोनों की आयु निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से ये सवाल बहुत आसानी से करवा दूंगा। इनका अनुपात दे रखा है 3:4, तो इनका जो आयु का योग होगा वो क्या होगा? 3:4 का योग ही होगा। ठीक है ना। मतलब इनकी आयु मान लेते हैं 3x और 4x है, तो हमको क्या करना है? आयु का योग निकालना है। तो 3x + 4x इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगा। मतलब जो भी x का मान आएगा उसमें किसका गुणा होना चाहिए?
7 का गुणा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 7 का गुणा किस किस ऑप्शन में जा रहा है, 7 का भाग किस किस ऑप्शन में जा रहा है। 41 में जाता है, नहीं जाता है। 37 में भी नहीं जाता है, और 30 में भी नहीं जाता है। 7 का भाग जाता है केवल 35 में, 7 पंजे 35। तो यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन थर्ड ही जो है वो हमारी पहली कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो खाली ऑप्शन थर्ड ही जो है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे 2 ऑप्शन निकलते, एक से ज़्यादा ऑप्शन निकलते, तब हम कंफ्यूज होते। मतलब यहाँ 35, यहाँ पे 42, इस प्रकार से ऑप्शन होता तो 35 में भी भाग जाता और 42 में भी जाता। तब हम इसको क्या करते, ए और बी की आयु को निकालते, एक्स का मान निकालते और पूरा हल करते। अब चूंकि यहाँ एक ही कंडीशन से हमारा आंसर आ गया, 35 ही ऑप्शन में दे रखा है, जो क्योंकि 35 में ही 7 का भाग जाता है, था थर्ड ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक व्यापारी के शुल्क क्रय मूल्य से 20% अधिक है। वे अपने ग्राहकों को नकद भुगतान के लिए उनके बिल पर 10% की छूट की अनुमति देते हैं, तो उनका शुद्ध लाभ का प्रतिशत कितना है। परसेंटेज का सवाल है, तो यहाँ हमको क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे 100, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है कि शुल्क जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक लगाता है। मतलब पहले से ही वो क्या करता है, 20% अधिक, मतलब 20 रुपये अधिक लगाता है, ठीक है ना। परसेंट की जगह में रुपये क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि हमने 100 माना है। तो परसेंट में अगर जब 100 मानते हो आप, तो आपको डायरेक्ट जोड़ घटाव इसमें कर सकते हो। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब वो कितना लगाता है, 20 अधिक लगाता है, अर्थात वो लगाता है 100 रुपये की चीज़ का दाम कितना लगाता है, वो 120 लगाता है। अब वो अपने ग्राहकों को क्या करता है, नगद भुगतान के लिए 10% की छूट देता है। मतलब 120 रुपये पर वो क्या दे रहा है, 10% की छूट, प्रतिशत की छूट दे रहा है। अर्थात यहाँ क्या करेंगे हम, 90/100 करेंगे। 90/100 कैसे आए, 10% की छूट है, तो 100 में से 10% घटा दिए तो कितने बचेंगे, 90% बचेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया था, क्यों जोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ 100 था। अब यहाँ गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 120 है, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 12 नमा की क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसने लिया कितने में, 100 में, और वो बेचा कितने में, 108 में। तो कितना प्रतिशत लाभ है उसका, 8%, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में अगर आपने 100 मान रखा है, तो उसमें आपको गुणा करके कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ के निकाल सकते हैं। और 100 के अलावा कोई और संख्या है तो वहाँ आपको गुणा करके ही आंसर लाना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्टली हल करवा रहा हूँ, और किसी का अगर बेस ही कमज़ोर है तो उससे मैं निवेदन करता हूँ कि वो पहले अपना बेस सुधारिएगा, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आपको चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक संख्या को इसकी व्युत्क्रमित संख्या से गुणित किया जाता है, तो 1400 जो 1400 से अधिक है, 1400 से अधिक क्या आ रहा है, गुणनफल है। तो संख्या के अंकों का योग 7 है, तो निम्न में से कौन सी अपेक्षित संख्या है। सबसे पहले तो हम ये वाली कंडीशन देखते हैं कौन से ऑप्शन में जा रही है। संख्या के अंकों का योग 7 है, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 1 और 6 7, 2 और 5 7, सभी में जा रही है। मतलब हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो संख्या को उसकी व्युत्क्रमित से गुणा करेंगे, मतलब 52 को किससे गुणा करेंगे, 25 से करेंगे। तो करिए गुणा, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 पंजे 125 और 5 30, 130, 1300 आ रहा है। जबकि उसने क्या बोला कि 1400 से अधिक आना चाहिए, मतलब ये तो गलत है। 34 में 34 का व्युत्क्रमित क्या हो जाएगा, 43। व्युत्क्रमित का मतलब होता है कि हमको क्या करना है, इन शब्दों इन अंकों को पलटना है, इकाई को दहाई बनाना है, दहाई को इकाई। 34 और 43 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 34 4 तिया 12, फिर 4 चौक 16 और 1 17, 17 और 3 तिया 9 और 7 16, 80 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1462 आंसर आ रहा है, जो कि 1400 से अधिक है। अर्थात यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 34 आंसर हो जाएगा। आप इन दो बाकी का भी गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल है वो 1400 से कम ही आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट हल करने से ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बाकी जो भी आपके स्तर पर आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। हमारा काम है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करना, और आपका काम है हमें राय देना। आप कमेंट में मुझे बताइए, आपको कुछ भी बुरा लगा हो या कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो भी बताइए। निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है। मतलब हमको मिलाना है, ये जो मेन पता दे रखा है इससे हमें बाकी के ऑप्शन को मिलाना है। तो मिला लेते हैं।
ये फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है इसलिए एक एक ऑप्शन ही बता सकता हूँ मैं आपको। इना मारिया, तो इना मारिया है। बुरगुंडरस्ट्र एट, बुरगुंडरस्ट्र एट, सही है। सिंगन, SINGEN, 75196, 75196। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है तो हम फर्स्ट ऑप्शन से ही सेकंड ऑप्शन को मिला लेंगे, और फर्स्ट सही थर्ड को भी मिला लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑप्शन हमने मिला लिया है, INAMARIA, BURGUN, यहाँ भी मिला लेते हैं साथ में, BURGUN INAMARIA। फिर उसके बाद आएगा DERSTR, फिर डॉट एट और कोमा, यहाँ भी डॉट एट और कोमा है, सही है। SINGEN, जी की जगह यहाँ देखिए क्यू दे रखा है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ जी है, यहाँ क्यू है, मतलब ये ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे क्यू की जगह क्या आना चाहिए था, जी आना चाहिए था, ठीक है। अब हम आगे नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमको उत्तर मिल चुका है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। औसत निकालिए। औसत तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। औसत में क्या करना होता है कि जितने भी अंक दिए गए इनको जोड़ना है और उसमें कितने अंक है उतने का भाग देना है। मतलब इन सबको आपको जोड़िएगा और भाग कितने का देना है, 1 2 3 4 5 6 का भाग देना है आपको, ठीक है। अब आप चाहे तो मैं जोड़ सकता हूँ इनको आपके लिए, लेकिन आप खुद ही जोड़ के 6 का भाग दे के आंसर मुझे बताइएगा, जो भी आंसर आया आपके पास। बहुत ही सरल है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित गलत संयोजन पहचाना है। मतलब वैसा ही जैसा हमने ऊपर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहा। आपको मिलाना है, चारों में से एक जो है वो अलग जा रहा है, तो जो भी अलग जा रहा है वो हमारा उत्तर हो जाता है। तो चलिए हम अब विदा लेंगे आपसे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप जितने भी लोग देखते हैं कम से कम सभी लाइक कीजिएगा और सभी कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वो भी कमेंट करेंगे, उनका लेवल आपको पता चलेगा, आपका लेवल उनको पता चलेगा, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो पाएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद।